हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हम लोग बीबीडी गेस पेपर क्वेश्चन बैंक, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है, उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इतिहास विषय का। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और लघुतरीय प्रश्न देखेंगे। तो देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रक्त और लौह की नीति का आलंबन, रक्त और लौह की नीति का आलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का आलंबन किसने किया था? यह रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा बिस्मार्क से। किससे है? बिस्मार्क से। गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गौरीबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सूडान में। जिनेवा संधि कब हुई? जिनेवा संधि कब हुई? 1954 में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सूडान का युद्ध। यंग या युवा इटली, यूरोप इटली की स्थापना किसने की थी? किसने की? मुइज़नी ने। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। फ्रैंक फ्रंट की संधि कब हुई? तो 1871 में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? या इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इनमें से सभी। विक्टर इमैनुअल, काउंट काबूल, गौरीबाल्डी और मुइज़नी। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ?
निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो सभी के योगदान से। जिनेवा संधि कब हुआ? जिनेवा संधि कब हुआ? 1954 में। जिबेलिन की संबंधित था। जिबेलिन संबंधित था किसे? तो व्यापारियों की। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? किस देश का था? जर्मनी का। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जिनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जिनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। किसूत का संबंध किस देश से था? किसूत का संबंध किस देश से था? हंगरी से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जिनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जिनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? किस सम्मेलन में कम किया गया? तो लौसने सम्मेलन में। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 में। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1964 में। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो जापान ने। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? जर्मनी का। सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया का राजा विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल था। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? जर्मनी का चांसलर कौन था? बिस्मार्क। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में। सूडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की? तो बिस्मार्क ने। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा बुर्बो राजवंश। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो मिस्र। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो 13 दिन। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? किस देश के? तो फ्रांस की ओर से। अब हम लोग इस चैप्टर का लघुतरीय प्रश्न देखते हैं। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? मेजनी दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और कुशल सेनापति था।
राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर ही राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर ही उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन का कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की थी। मीटरनिख युग के पतन के बाद मीटरनिख युग के क्या है पतन के बाद इटली में मेजनी का प्रादुर्भाव हुआ। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 में मसई में यंग इटली की स्थापना की। इसका सदस्य उसने युवाओं को बनाया। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रादुर्भाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। उसने क्या जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। उग्र राष्ट्रवाद विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड से जाना पड़ा। वहाँ से भी उसने अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करना चाहा। मेजनी को इटली का एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो पर्सा के राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। प्रथम के एकीकरण के बाद उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके फलस्वरूप ही यूरोप के नक्शे में एकीकृत जर्मनी राष्ट्र का उदय हुआ। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्तों पे हुआ। इटली जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्तों पे हुआ क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पे ऑस्ट्रिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्र ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? ये 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव या राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। समाजवाद का प्रचार लुईस फिलिप की नीति का असफलता। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुईस फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालिक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। गौरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गौरीबाल्डी की कार्यों की चर्चा करें। ज्यूसेप गौरीबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। वह पेशे से एक नाविक था। वह क्या था? पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। गौरीबाल्डी ने सतत क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहां गणराज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। गौरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। इन प्रांतों के अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गौरीबाल्डी के समर्थक बन गई। गौरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधित्व के रूप में सत्ता संभाली। गौरीबाल्डी के दक्षिण अभियान का काबूल ने भी समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गौरीबाल्डी ने रोम पे आक्रमण की योजना बनाई। काबूल ने गौरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए पिडमोंट की सेना भेज दी। अभियान के बीच में ही गौरीबाल्डी की काबूल से भेंट हो गई तथा रोम अभियान वहीं खत्म हो गई। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्रों को गौरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। गौरीबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन जीने लगे। जिस त्याग, देशभक्ति और वीरता का परिचय उसने दिया, ऐसे उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। गौरीबाल्डी के इस चरित्र का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। स्वयं लाला लाजपत राय ने गौरीबाल्डी की जीवनी लिखी। मेजनी कौन था? युवा इटली संगठन का संस्थापक
मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, साहित्यकार भी था। 1830 में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर उसने इटली से पलायन करना पड़ा। 1845 में मेटरनिख की पराजय के बाद मेजनी पुनः आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा और उसने पलायन करना पड़ा। मेजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। वियना कांग्रेस के दो उपलब्धियां बताएं। वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताएं। वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39वें राज्य के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था पूरे यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन की पुरानी सत्ता को बहाल किया। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। लगभग 300 छोटे छोटे राज्य, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? वियना कांग्रेस का लक्ष्य नेपोलियन के विनाशकारी शासनकाल के बाद वियना कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? नेपोलियन के विनाशकारी शासन के बाद पूरे यूरोप में आवश्यक शक्ति संतुलन बनाना, फ्रांस को उसकी सीमाओं के भीतर घेरने, रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना और दीर्घावधि में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करना था। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? 1830 की क्रांति के बाद लुईस फिलिप राजा बना। 1830 की क्रांति के बाद लुईस फिलिप राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरोध था। जिबेलिन का गठन क्यों हुआ? तो जिबेलिन एक जर्मन सीमा शुल्क संघ, जर्मन राज्यों का एक गठबंधन था जो अपने क्षेत्रों के भीतर ट्रैफिक और आर्थिक नीतियों का प्रबंधन करने के लिए बनाया गया था। 1833 में जिबेलिन संधि द्वारा संगठित और औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1834 को शुरू किया गया। लेसेर फेयर क्या है? लेसेर फेयर व्यक्तियों और समाज के आर्थिक मामले में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप की नीति है। लेसेज फेयर का सिद्धांत आमतौर पर फिजियोक्रेस्ट के रूप में जाने जाने वाले अर्थशास्त्रियों से जुड़ा है, जो लगभग 1756 से 1878 तक फ्रांस में फले फूले। लेसेज फेयर शब्द फ्रेंच में मतलब है करने की अनुमति देना। वियना संधि द्वारा लगाए गए मुख्य परिवर्तन क्या है? तो 1815 में वियना की संधि में निम्नलिखित प्रावधान शामिल थे। बोरबॉन राजवंश को सत्ता में वापस लाना, नेपोलियन के अधीन फ्रांस में अपने द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों को खो दिया। आगे फ्रांसीसी विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं के साथ कई राष्ट्रों की स्थापित की गई है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।